चेन 100 पहिया रेलगाड़ी। जग्गू और कालू रामपुर के बहुत ही मशहूर चोर थे। वो लोग किसी के भी घर में घुस जाते और चोरी करके बड़े चुपके से निकल जाया करते थे। वे दोनों घरों से ही क्या, फैक्ट्रियों, गोदामों, माल गोदामों और दुकानों से भी बड़ी ही सफाई से चोरी करके निकल जाया करते थे। एक दिन दोनों जब एक दुकान से चोरी करके भाग रहे थे, तभी पुलिस उनके पीछे पड़ गई। अरे जग्गू भाग, जल्दी भाग, देख पुलिस आ रही है। हाँ कालू, भाग रहा हूँ, लेकिन माल छोड़ के तो नहीं भाग सकते ना। अरे जान बचानी है तो भाग, चोरी तो बाद में भी कर लेंगे। और वो दोनों चोरी का माल वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। पुलिस उनका जीप से पीछा करती है। वे लोग पुलिस से बचने के लिए भागते भागते सड़क छोड़कर रेलवे यार्ड में घुस जाते हैं। उन दोनों के रेलवे यार्ड में घुसते ही पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस की जीप रेलवे लाइन को नहीं क्रॉस कर सकती। पुलिस ऑफिसर मायूस होकर कहते हैं, आज तो बच गए बच्चू, देखते हैं कब तक भागते हो पुलिस के हाथ से। जग्गू और कालू रेलवे यार्ड में भागते भागते एक रेलगाड़ी के पास बैठ जाते हैं। अरे जग्गू उस्ताद, आज तो बच गए, लेकिन कब तक ऐसे पुलिस से भागेंगे। हाँ कालू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कब तक भागते रहेंगे, कुछ बड़ा करना पड़ेगा यार। तभी जग्गू की नज़र वहाँ खड़े एक रेल इंजन पर पड़ती है। उसे देखकर वो कालू से कहता है, अरे कालू, क्यों ना इस रेलवे इंजन को ही चुराया जाए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, रेलवे इंजन कैसे चुराएगा। तुझे पता है मैं पहले मैकेनिक था, इसे चला कर ले जाएंगे और ले जाकर श्यामू कबाड़ी को बेच देंगे। अरे क्या कह रहा है जग्गू, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। और वो दोनों रेलवे इंजन को चुराने की प्लानिंग करने लगते हैं। जग्गू अपने मैकेनिक होने का फायदा उठाता है और रेल इंजन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि रेलवे इंजन को चलाकर रेलवे यार्ड से बाहर कैसे ले जाया जाए। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने पिछले ही हफ्ते एक लकड़ी काटने वाली मशीन से बड़े बड़े लकड़ी काटने वाले पहिए चुराए थे। वे दोनों उन पहियों को लाकर रेलवे इंजन में लगा देते हैं और एक दिन वो दोनों मौका पाकर बरसात की रात में रेलवे इंजन को स्टार्ट करके ले जाने लगते हैं। लेकिन वो दोनों ये बात भूल गए थे कि रेल के इंजन में जो पहिए लगे हैं उनमें तो दांते हैं। रेलवे इंजन जैसे ही सड़क पर आता है, सड़क कटने लगती है और उसके शोर से अचानक वहाँ खड़ी हुई पुलिस की जीप तैनात हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है। अरे हवलदार, देख तो जरा, रेल का इंजन सड़क पे कैसे चल रहा है, चलो इसके पीछे चलो। जग्गू और कालू पुलिस की जीप देखकर रेलवे इंजन को भगाने लगते हैं, लेकिन इंजन में दांतेदार पहिए लगे होने के कारण वो सड़क को काटता हुआ वहीं धंस जाता है। पुलिस चारों ओर से उनको घेर लेती है और जग्गू और कालू को पकड़ लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहता है, अच्छा तो तुम दोनों हो जग्गू और कालू, रेलवे का इंजन चुराने चले थे। अरे बेवकूफो, पहिए तो सही ढंग से लगा लेते। पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती है और कालू जग्गू से कहता है, अरे जग्गू उस्ताद, इससे अच्छा तो छोटी मोटी चोरियां ही कर लेते। हाँ कालू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बेकार में इस रेलवे इंजन के चक्कर में पड़े। और इस तरह से जग्गू और कालू की समझदारी उनके ही गले पड़ गई और 100 के पहिए लगाकर रेल का इंजन चुराने की वजह से वो दोनों पकड़े गए और सजा काटने के बाद उन दोनों ने कभी चोरी ना करने की कसम खा ली। छगन और मगन बहुत ही शातिर ठग थे। वे दोनों इकट्ठे मिलकर लोगों को ठगा करते थे। वो दोनों बातें करने में इतने माहिर थे कि कोई भी इंसान उनकी बातों में आकर ठगा जाता था। अरे काका राम राम। अरे राम राम भाई, कौन हो, पहचाना नहीं। अरे काका, हम तुम्हारे जग्गू दादा के भग्गू भैया के बेटे हैं और पिताजी ने हमें तुम्हारे पास पैसे देने के लिए भेजा है। क्या कहा, पैसे? हाँ काका, ये लो पैसे और इस पर साइन कर दो ताकि हम पिताजी को दिखा सकें। और इस तरह से एक बुजुर्ग इंसान उनकी बातों में आकर उनके द्वारा दिए गए पेपर पर साइन कर देता है। वे दोनों उसे 10,000 रुपये देते हैं, लेकिन बदले में उसकी लाखों की जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं और बाद में वो जायदाद एक फैक्ट्री मालिक को बेच देते हैं। जब उस बुजुर्ग को पता चलता है तो वो सिर पीटकर बैठ जाता है और इधर खरीदने वाला भी परेशान हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों उस गांव से भाग जाते हैं और शहर में जाकर एक होटल वाले को ठगने की सोचते हैं।
छगन बहुत अच्छा खाना बनाता था, तो इसलिए होटल मालिक उसे कुक की तरह नौकरी दे देता है और मगन वहाँ पे वेटर का काम करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो होटल मालिक को ठग सके, एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे खाना खाने आता है, तो वो दोनों को पहचान जाता है। वो तुरंत पुलिस फोर्स बुलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं, अरे छगन कब तक जेल में बंद रहेंगे, कोई उपाय सोच यार। हाँ मगन, मैं भी सोच रहा हूँ क्या किया जाए जेल से बाहर निकलने के लिए। अरे देख, हम तो होटल वाले को ठगना चाहते थे ना, तो क्यों ना जेल में होटल खोलकर जेल वालों को ही ठगा जाए। वे दोनों जेलर के पास जाते हैं और जेलर से कहते हैं कि उन दोनों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और वो दोनों जेल में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं ताकि जेल की भी कमाई हो सके। उन दोनों की बात सुनकर जेलर कहता है, भाई छगन और मगन, तुम्हारा आइडिया तो सही है और हमारे पास सरकार की तरफ से तुम लोगों को सुधारने के लिए कई तरह की स्कीम्स भी हैं। उनमें से एक रेस्टोरेंट की भी स्कीम है। मैं तुम दोनों को जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन देता हूँ, लेकिन देखो कोई हेरा फेरी नहीं, कोई ठगी नहीं। अरे नहीं जेलर साहब, अब हमने ठगी छोड़ दी है, हम तो बस अब एक साधारण इंसान बन के जेल की सेवा करना चाहते हैं। जेलर सरकार के कैदी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन दे देता है। छगन और मगन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने लगते हैं। सभी उनके खाने की तारीफ करते हैं और जेल को बाहर से भी खाने के ऑर्डर मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन छगन और मगन अपनी स्कीम के अंतर्गत सामान लाने वाले व्यक्ति को पैसे देकर बाहर से नशे की दवा मंगा लेते हैं और जेल में दावत के बहाने खाने में वो दवा मिला देते हैं। लेकिन उसी दावत में शामिल होने जेलर का दोस्त इंस्पेक्टर विजय सिंह भी आता है, जिसे उन दोनों पर शक हो जाता है और वो खाना खाने का नाटक करता है और देखता है कि सभी के सभी बेहोश हो चुके थे। वो भी बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही छगन और मगन जेल से भागने लगते हैं, तभी वो वायरलेस से पुलिस फोर्स बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है और उन दोनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है ताकि दोनों मिलकर किसी और को ना ठग सकें। गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई, आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ, लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे, रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया, अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले, 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी
और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी। और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया।